चीज आई हुई वो चीज वहां पर सेटिस्फाई होती है। जैसे यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, आज हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक में कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हिस्ट्री क्या है, उसका इवोल्यूशन क्या हुआ, उसका पास्ट क्या है और फ्यूचर कैसे हो सकता है, प्रेजेंट क्या है। तो ये चीज हमको क्लियर मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं पूरे एरा को 10-10 साल में डिवाइड करके रखा हूं। तो यहाँ पे आपको पहला 10 साल दिख रहा है, 1951 टू 1960। तो इस 10 साल में सबसे इंपॉर्टेंट थॉट स्टार्ट हुए असेंबली लैंग्वेज से। 1951 में असेंबली लैंग्वेज डिजाइन करके उसे डेवलप करके उसमें एप्लीकेशन बनाना शुरू किया गया। असेंबली लैंग्वेज जैसा हमें पता है कि इट इज ए बेसिकली मिडिल लेवल लैंग्वेज, है ना। तो ये स्टार्टिंग था हमारा मिडिल लेवल लैंग्वेज, जो कि मशीन लैंग्वेज को भी कवर करता था और हाई लेवल लैंग्वेज उस समय थे ही नहीं 1951 में। तो ये डायरेक्टली हाई लेवल में जाने की जरूरत नहीं होती थी, बट असेंबली लैंग्वेज में बहुत सारे एप्लीकेशन बने और यूजर ने उसे यूज करके अप्रिशिएट भी किया था। इसके बाद में 1957 में हमें फॉर्मूला को इंटरप्रेट करने के लिए फोर्ट्रॉन लैंग्वेज बनाई गई। तो फोर्ट्रॉन लैंग्वेज मतलब फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। जो भी बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मूले रहते हैं, उन सबको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कोडिंग के द्वारा इन कंप्यूटर लैंग्वेज। तो फोर्ट्रॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई। ये बहुत ही यूजफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और आज की डेट में भी ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फोर्ट्रॉन के नाम से चल रही है। इसके बाद एक थॉट आया था बिजनेस के लिए कि भाई बिजनेस के लिए हमें नॉर्मली क्या है कि बैकएंड भी लगता है, डेटाबेस को स्टोर करने के लिए फ्रंट एंड लगता है, बैकएंड भी लगता है। तो बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज हमें बनानी पड़ी। तो ये कोबोल लैंग्वेज डिजाइन डेवलप हुई। ये बेसिकली CO का मतलब होता है कॉमन, BOL बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो ये लैंग्वेज 1951 में डेवलप की गई और बहुत अच्छा हमारा इंडस्ट्री को इसने बैक दिया। बहुत अच्छी लैंग्वेज है, स्टिल इन मैनी इंडस्ट्री दिस कोबोल इज रनिंग। तो चौथी पिलर के रूप में आई लिस्प। 1958 में आपकी लिस्प आ गई थी। तो लिस्प 58 में आई, 59 में कोबोल आई। तो 51, 57, 58 एंड 59। लिस्प का पूरा नाम है लिस्ट, LIS, लिस्ट, P का मतलब प्रोसेसिंग। तो लिस्ट प्रोसेसिंग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन डेवलप की गई जो कि सेट ऑफ डेटा को प्रोसेस करती थी, ठीक है। कंप्यूटर लैंग्वेज में दो टाइप के डेटा होते, एक होता है इंडिविजुअल डेटा और एक होता है सेट ऑफ डेटा। अभी तक आपने जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की है, दिस आर द इंडिविजुअल डेटा। जैसे मुझे 2 नंबर का एडिशन करना है, तो मैंने रीड किया A, मैंने रीड किया B, दोनों को मैंने सम किया A+B और मुझे आंसर मिला C में। तो ये मिला थॉट बना किस बात का, ये थॉट बना इंडिविजुअल नंबर का, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इसमें सेट ऑफ डेटा को भी ऑपरेट करने के लिए कुछ रेमेडी बनानी पड़ती है। तो ये जो रेमेडी बनेगी आपकी तो ये रेमेडी आपकी सेट थ्योरी से बनती है, उसको हम लोग बोलते हैं एरे। इसको क्या बोलेंगे हम, एरे के फॉर्मेट में काम करेंगे। तो हम नेक्स्ट फेज में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आएगी उसमें हम सेट के ऊपर भी काम करना शुरू करेंगे। तो ये लिस्ट प्रोसेसिंग मतलब जैसे मेरे पास में 10 नंबर हैं, उन्हें मुझे सम करना है। मेरे पास 100 नंबर है, मुझे उसे सम करना है। मेरे पास में 1000 स्टूडेंट के नाम है, उसे मुझे अल्फाबेटली समान से अरेंज करना है। तो ऐसे मेरे पास में रिक्वायरमेंट बनती थी। तो वो रिक्वायरमेंट 1958 में लिस्ट प्रोसेसिंग के नाम से बनी, दैट इज द लिस्प। और आज भी हम लोग ये लैंग्वेज को यूज करते थे। मैं आपको बताऊं कि ये जो एक्चुअल में थॉट है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का, वो टाइम टू टाइम थोड़ा चेंज होता जाता है। जैसे पहले
हमारे जनरेशन में, मतलब जब हम लोगों ने बी की तब हमारे साथ में ये था स्लोगन कि जो सबसे ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानेगा वही कंप्यूटर इंजीनियर कहलाएगा। जो सबसे ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानेगा वो इंजीनियर कहलाएगा। तो हम लोग के कोर्स में हम लोगों में इस तरीके का कंपटीशन रहा कि कौन कितनी लैंग्वेज जानता है। तो हम लोगों ने फोर्ट्रॉन भी पढ़ ली, कोबोल भी पढ़ ली, असेंबली भी पढ़ ली, लिस्प भी पढ़ ली। अभी और आपको मैं बताऊंगा बहुत सारी हम लोगों ने, कम से कम मान के चलिए 17-18 लैंग्वेजेस पर इंजीनियरिंग में पढ़ी थी। फिर उसके बाद एक स्लोगन आया कि नहीं भाई ऐसा नहीं चलेगा, आपको किसी एक लैंग्वेज में जो बच्चा मास्टर होगा वही परफेक्ट इंजीनियर कहलाएगा। तो ये थॉट उस समय फिर बदल गए। हम लोग के 10 साल बाद, 12-15 साल बाद ये थॉट बदल गए कि भाई आपको क्या करना है, किसी एक लैंग्वेज के ऊपर में मास्टरिंग करनी है जिससे कि आपको मैक्सिमम चीज समझ में आने लगेगी। तो ये कुछ दिन तक थॉट चला। अब उसके बाद कौन सा थॉट चल रहा है, अभी जो थॉट चल रहा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, वो ये चल रहा है ऐसा कोई मुझे इंजीनियर चाहिए जो मल्टीपल डिवाइस के ऊपर प्रोग्रामिंग बना सके। मल्टी डिवाइस मतलब क्या हो रहा है, दैट विल बी यूअर, कोई मेरे को ऐप बना सके, कोई मेरे को वेब बना सके। ऐसे मेरे के पास में बहुत सारी चीजें समझ में आने लग गई कि ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिसके ऊपर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बननी है। जैसे कोई एंड्रॉइड में प्रोग्रामिंग कर सकता है या कोई एप्पल वाले में कर सकता है, ऐसे बहुत सारी। हाँ बेटा, अपना माइक आप लोग सब थोड़ा क्लोज रखेंगे, ठीक है, ओके। तो दिस आर द 1951 एंड 1960 की स्टोरी थी, ठीक है, इसको इस तरीके से समझना। अब मैं बता रहा हूं आपको 1961 से 1970, 1961 से 1970 में किस तरीके से हमें यहां पर अप्रोच मिला, ठीक है ना। इस चीज को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें क्या करना है। ओके, तो 1961 से 1970 में सबसे पहले एपीएल लैंग्वेज 1962 में आई, जिसको अपन लोग एल्गोरिथम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंसेप्ट में थी ये। तो 1962 में एपीएल का एक कंसेप्ट बना। देन सिमुला 1962 सिमुला का कंसेप्ट जनरेट हुआ, जो आज की डेट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है। देन सीपीएल है ना, कंप्यूटेशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सीपीएल का कंसेप्ट 1963। और 1962 में क्या बना, स्नोबॉल कंसेप्ट। तो ये आपके इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है, आपको अपनी हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, कि भाई किस तरीके की मेरी हिस्ट्री है, कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कब जनरेशन हुआ। तो 1961 1970 में आपके बहुत सारे दूसरे भी लैंग्वेजेस जनरेट हुए, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ऊपर मैंने आपको 4 बताए और यहाँ पर मेरे पास में और 5 है। तो 9 लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ 1961 से 1970 को। तो उसके बाद 1964 में क्या आया, PLI एंड आई आया। तो ये जो लैंग्वेजेस आपके पास में आई, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आपका जनरेशन यहां से थोड़ा सा डिफरेंट हुआ। हम लोगों ने बेसिक सीखा था, हम लोग का सबसे पहला कंप्यूटर लैंग्वेज क्या थी, 1964 की हम लोगों ने लैंग्वेज सीखा था, बेसिक। अब बेसिक का फुल फॉर्म क्या हो सकता है, बेसिक का फुल फॉर्म होगा बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बी फॉर बिगिनर्स, ए फॉर बिगिनर, ऑल पर्पस, मतलब ये जो लैंग्वेज है सारे टाइप के प्रोग्राम, ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो ये इसका एब्रीवेशन बेसिक है, आपको इसका फुल फॉर्म भी मालूम होना चाहिए। कुछ लैंग्वेज का एब्रीवेशन है और कुछ लैंग्वेज से आपके किसी, जैसे पास्कल, पास्कल इज ए साइंटिफिक लैंग्वेज है, तो पास्कल का कोई भी एब्रीवेशन नहीं है, ठीक है ना। जो इस तरीके के लिखे रहते हैं ना, BCPL बी, हाँ ये बी जो लैंग्वेज है ना, यही बाद में सी लैंग्वेज के नाम से डेवलप हुई थी। तो बेसिक में हम लोगों ने
एप्लीकेशन बहुत सारे बनाए थे, जैसे हम लोगों ने गेम बनाया था, उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाए थे, हमने इसमें क्विज बनाया था, बहुत सारे प्रोग्राम हमने बेसिक लैंग्वेज में बनाए थे, ठीक है। लेकिन इसके अंदर में कंपाइलर का यूज नहीं होता था, इंटरप्रिटर का यूज होता था। तो इसमें हम लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम बनाए थे, इसी से हम लोगों का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लॉजिक जनरेट हुई थी। तो दिस आर द, अच्छा, पास्कल लैंग्वेज भी हम लोगों ने सीखा था। पास्कल लैंग्वेज फॉर द साइंटिफिक लैंग्वेज, जब भी हमें कोई मतलब कंपाउंड नंबर या फिर हमको कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर काम करना है, तो साइंटिफिक लैंग्वेजेस का कंसेप्ट, जिसमें डेसिमल नंबर का हम लोगों ने यहाँ पर समझा था, और यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड मॉड्यूल आ गया था, ठीक है। बेसिक क्या था, लाइन नंबर पर चलता था, 1 2 3 ऐसे लाइन नंबर होते थे, उसके ऊपर में हम लोग कोड लिखते थे। फिर 1970 में जो पास्कल आया था, ये बहुत अच्छा यूजफुल लैंग्वेज था। ये आपका स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, जैसे सी लैंग्वेज आज देख पा रहे हैं करली ब्रैकेट से आप लोग, वही कल्चर पास्कल में था। बी से स्टार्ट हुआ था ये, है ना, बी से, एक्चुअल में 1969 में बी से स्टार्ट हुआ था, और ये पास्कल, ये दोनों आसपास के हैं। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट 1971 से 1980 का कल्चर देखेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले बी को सी बना दिया गया। तो आपको याद रखना है कि हमारा जो कंसेप्ट है सी का ज्यादा रहेगा, तो आपको ये याद रखना है कि 1972 में सी को डेवलप किया गया था, ये पब्लिश हुआ था 1972 में सी। तो सी कब बना, 1972 में, जो आज आप पढ़ रहे हो 2020 यानी 2020 में भी अभी आप यही पढ़ रहे हो। तो देखिए इसमें कितनी अधिक स्ट्रॉन्गेस्ट है और कितना पोर्टेबिलिटी और इन्हांसमेंट है कि आज भी इसी को डेवलपमेंट में यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द स्मॉल टॉक। तो जैसे ही आपका सिमुला आया, जैसे स्मॉल टॉक आया, तो ये कल्चर 1972 में थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के तरफ में मूव हो चुका था, ठीक है। स्मॉल टॉक आपका आज भी चल रहा है, और ये आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के नाम से चलेगा, ठीक है। उसके बाद एक नया जनरेशन चालू हुआ, जैसे प्रोलॉग चालू हुआ, जिसका नाम है प्रोग्रामिंग लॉजिक, प्रोग्रामिंग ऑन द लॉजिक, ठीक है। मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं। देखिए, हमारे पास में एक पिरामिड है पूरे थॉट को समझने के लिए। कौन सा थॉट को समझने के लिए, कि आपका जो फैक्ट एंड फिगर से और जो विजडम तक हम जाते हैं, उसमें एक पिरामिड बनता है, ठीक है। तो उसमें फैक्ट एंड फिगर्स यानी कि सिंबल्स होते हैं, उसको हम रखते हैं ट्रायंगल के बेस में, सबसे नीचे में हम रखते हैं फैक्ट एंड फिगर्स। और फैक्ट एंड फिगर से आप क्या बनाते हैं, फैक्ट एंड फिगर से हम डेटा बनाते हैं, ठीक है। हम इंटीजर बनाते हैं, फ्लोट बनाते हैं, कैरेक्टर बनाते हैं, स्ट्रिंग बनाते हैं, हम डेटा को फॉर्मेशन करते हैं, आपके फैक्ट एंड फिगर से करते हैं। और जैसे ही हम डेटा को प्रोसेस करते हैं, यानी हमारी जो मशीन है वो बेसिकली क्या है, वो है डेटा प्रोसेसिंग मशीन। इसको बोलते हैं डेटा प्रोसेसिंग मशीन, कंप्यूटिंग मशीन, ठीक है ना। इससे हमको क्या निकालना है, हमें डेटा को प्रोसेस करना है अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। मेरा टास्क है कि 10 नंबर को ऐड करना है तो मुझे 10 नंबर के लिए प्रोग्रामिंग लिखना पड़ेगा, जो रीड करे, कैलकुलेट करे और राइट करे। तो इस फैक्ट एंड फिगर को मैं क्या करता हूं, डेटा के कल्चर में ट्रांसफर करता हूं। और डेटा के कल्चर में ट्रांसफर करने के बाद हम जब डेटा को प्रोसेस करेंगे तो क्या बनेगा, डेटा को जब प्रोसेस करेंगे तब हमारा इंफॉर्मेशन बनता है, ठीक है। डेटा को हम प्रोसेस करेंगे तो हमें इंफॉर्मेशन बनता है। जैसे डेटा क्या है, मैंने आपको बोला है कि भाई ये 10 नंबर का सम निकालो, तो आपको रिजल्ट क्या मिला, आपका रिजल्ट मिला सम ऑफ 10 नंबर इज दिस, ठीक है। दिस इज नोन एज ए इंफॉर्मेशन। इससे आपको एक डिसीजन लेने के लिए कंसेप्ट, देखिए इंफॉर्मेशन से क्या मिल रहा है, इंफॉर्मेशन से डिसीजन लेने का हमें
एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। डेटा से हमें डिसीजन नहीं ले सकते, हमारे पास बहुत सारे फैक्ट फिगर्स हैं, हमारे पास बहुत सारा डेटा है, बिग डेटा है मेरे पास। अब बिग डेटा है तो उसका मैं करूंगा क्या, जब तक कि वो डिसीजन के फॉर्मेट में नहीं आए, जब तक मुझे इंफॉर्मेशन के कंसेप्ट में नहीं आएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तो डेटा को बेटा मैं प्रोसेस करूंगा तो मुझे इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब थोड़ा सा आप और अच्छा सा समझिए कि क्या हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हैं। तो मेरा आंसर है कर सकते हैं। ठीक है, जब इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं तब क्या बनना चाहिए, जब भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगे तो नॉलेज बनता है। हम बोलते हैं ना पढ़ाई करो नॉलेज गेन करो, तो नॉलेज गेन कब होगा, जब आप डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन का कलेक्शन कर लेंगे। जब आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी तो आपके पास अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज का कंसेप्ट होगा। इसलिए बोलते हैं कि ज्यादा आप पढ़ाई करो तो पढ़ाई सबसे पहले क्या करवाती है, सबसे पहले आपको फैक्ट फिगर से फैमिलियर कराती है, फिर डेटा पर कन्वर्ट कराती है, फिर आप उसे प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन बना रहे हो। जैसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर क्या है, आपको डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन बनाना है। थर्ड ईयर में क्या करना है, नॉलेज बनाना है, यानी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगे और नॉलेज बनाएंगे। और चौथा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि क्या मैं नॉलेज को भी प्रोसेस कर सकता हूं। ये बहुत बड़ी अभी तक थॉट चली जा रही है, क्या नॉलेज को प्रोसेस कर सकते हैं, तो क्वेश्चन इज वेरी वेरी टिपिकल और आंसर इज यस, कर सकते हैं। और नॉलेज को जो प्रोसेस करता है वो बनता है विजडम। यानी आपके पास में अगर विजडम आ गया, आपके पास सोची समझी समझदारी आ गई, तो आप मान के चलिए आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो विजडम इज नथिंग बट नोन एज ए फैक्ट ऑफ द ट्रुथ, यानी क्या ये सही है, क्या ये गलत है। ये चीज को हमें समझने के लिए विजडम की हमें जरूरत है। तो हम विजडम को बोल सकते हैं नॉलेज अबाउट नॉलेज, यानी मेटा नॉलेज। यानी विजडम क्या है, विजडम भी तो एक टाइप का नॉलेज ही है, लेकिन ये नॉलेज कहां से आया है, ये नॉलेज को प्रोसेस करके आया है। तो जब हम नॉलेज को प्रोसेस करेंगे तो हमें डिसीजन लेने का कंसेप्ट होगा। तो अब इसी के थॉट पर सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी है। ऐसी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जो कि डेटा प्रोसेसिंग का काम करती हैं, ऐसी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती हैं, ऐसी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो नॉलेज को प्रोसेस करती है। तो जो नॉलेज को प्रोसेस कर रही है दैट इज नोन एज ए मशीन लर्निंग। ठीक है ना, मशीन लर्निंग का कंसेप्ट यही है। मशीन लर्निंग का मतलब क्या हो रहा है, मशीन लर्निंग में आपके पास नॉलेज तो है पर उसे प्रोसेस करने के लिए भी तो कोई चाहिए, तो हम प्रोसेस करेंगे और उसमें से हम लोग विजडम निकाल के लाएंगे और हम विजडम के ऊपर ही भरोसा कर सकते हैं। आज स्मार्टफोन के ऊपर सब भरोसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो हमें एग्जैक्टली विजडम दे रहा है। अगर हमें विजडम मिल जाएगा ना तो हम उस पर भरोसा करना शुरू कर सकते हैं। तो दिस इज द रिक्वायरमेंट। तो जो प्रोलॉग बना था, प्रोलॉग क्या करता था, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता था, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके हमें नॉलेज गेन करने की एक अपॉर्चुनिटी देता था। उसके बाद एमएल बना, है ना, तो एमएल बना। उसके बाद में हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आया दैट इज नोन एज एसक्यूएल। एसक्यूएल भी बहुत लोगों ने सीखा, मैंने भी सीखा है एसक्यूएल। तो एसक्यूएल का मतलब क्या होता है, एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है ना, एसक्यूएल। तो ये बेसिकली, अच्छा एक चीज और आपको क्लियर कर दूं मैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो एंड होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड और दूसरा होता है बैक एंड। ठीक है, फ्रंट एंड का मतलब क्या है, आप उसे इंटरफेस जैसा कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी आप मेरे स्क्रीन में जो देख रहे हैं दिस इज द फ्रंट एंड, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट को उसमें से और जानकारी चाहिए तो ऐसा तो नहीं है कि कोई चीज हाइपरलिंक जैसा कंसेप्ट हो रहा है, मतलब उसका मुझ पर और एक्सटेंशन या बैकएंड नहीं मिल पा रहा है। तो जब कोई चीज का बैकएंड चाहिए रहता है तो हम एक क्यूरी लैंग्वेज भी बनाते हैं जो कि मेरे डेटा को अच्छे तरीके से ऑपरेट करने का अपॉर्चुनिटी देती है। उसके बाद यही सी लैंग्वेज जो आप पढ़ रहे हैं वो 1980 में C++ के नाम से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट में डेवलप हो गई थी। ठीक है ना, तो 1980 में C++ यानी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब व्हाट, और सी का मतलब है हाउ,
प्रोसीजर है। सी मतलब है हमें समझना है कि इनपुट कैसे होगा, कैलकुलेट कैसे होगा, आउटपुट कैसे होगा। लेकिन सी प्लस प्लस में हमें समझना है व्हाट, हमें करना क्या है, एडिशन करना है। ठीक है भाई, डू एडिशन, ready-made concepts are there. Give this 2 number, 3 number, calculate and get the output. तो वहां पे what का कंसेप्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे आपको क्या करना है, इंजीनियरिंग करना है। इट इज ए ऑब्जेक्ट, इट इज यूर ऑब्जेक्ट कि मुझे इंजीनियरिंग करना है। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज द यूजर का क्या है, ऑब्जेक्ट होता है। फिर दूसरा कंसेप्ट हमको आता है कैसे करें, कहां से करें। तो दिस आर द कंसेप्ट ऑफ द हाउ, कैसे करें। तो ये हाउ का जो कंसेप्ट है दैट इज नोन एज ए सी। तो जब हाउ का कंसेप्ट आता है तो हमें पूरा उसे एल्गोरिथम है, फ्लो चार्ट है, स्टेप बाय स्टेप है, ब्लॉक बाय ब्लॉक है, ये समझाना पड़ेगा। तो इस चीज को आप बिल्कुल डिफरेंशिएट करके रखिए कि आप कब व्हाट कर रहे हैं, कब आप हाउ कर रहे हैं। जब आप हाउ कर रहे हैं तो सी का कंसेप्ट आ रहा है, और व्हाट कर रहे हैं तो सी प्लस प्लस का कल्चर आ रहा है। ओके, नाउ द 81 to 90, तो ये एक एरा जो था, ये थोड़ा एडवांसमेंट का कंसेप्ट आ गया था। इसके अंदर में एक सी प्लस प्लस रीनेम्ड हो गया था, थोड़ा सा उसको अलग कंसेप्ट में आया था। देन एडीए, तो आपका ये एल्गोरिथम पर आ गया था, है ना। इसके बाद एक कॉमन लिस्ट आ गया था, एक और इसी को लिस्ट को कॉमन लिस्ट के नाम से 84 में किया था। 1984 में एक और बड़ा अपॉर्चुनिटी स्टार्ट हो गई थी, दैट इज नोन एज ए मैट लैब, जो आज की डेट में साइंटिफिक रिसर्च में काम आती है, मैट लैब। तो मैट लैब का पूरा नाम है मैट्रिक्स लेबोरेटरी, यानी हर चीज मैट्रिक्स में लिखी गई है, उसी में ऑपरेट करना है। आपको 2 नंबर का एडिशन भी करना है तो आपको 1 by 1 मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। तो मैट्रिक्स बना के यहाँ पर आपके पास रेडीमेड लाइब्रेरीज हैं फॉर द डूइंग द ऑपरेशन। तो ये आज के डेट में भी हम लोग रिसर्च करते हैं, तो हम लोगों ने बहुत यूज किया, हम लोग ने अपनी पीएचडी में मैट लैब को बहुत यूज किया, एमटेक में भी बहुत यूज होते। इमेज प्रोसेसिंग का है, साउंड प्रोसेसिंग का है, सारे कल्चर यहाँ पर इतने स्मार्ट और इतने इफेक्टिव दिए हैं कि आपको भी रिजल्ट लाने में दिक्कत नहीं होती है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट थॉट आ गया था, फॉक्स प्रो। तो इस पर हम लोगों ने बहुत काम किया। 1984 फॉक्स प्रो का कंसेप्ट था ये, तो 1984 में डेवलप हुआ था। तो फॉक्स प्रो का मतलब होता है कि फॉक्स जैसा आपको एडवांस कल्चर मिलता है बैकएंड में, है ना। फॉक्स प्रो मैंने कि चालाक, यानी बहुत इफेक्टिव ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी फॉक्स प्रो की। इतनी फास्ट थी कि आपके डेटा मतलब इतना सुंदर तरीके से विजुलाइज होता था कि आपको समझ में आ जाता था कि इस डेटा का डिसीजन हमें क्या लेना है ना। मतलब देखिए, इसके अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट है कि विजुलाइजेशन करना। जब तक आप डेटा को अपने मतलब विजुलाइजेशन में नहीं लेके आओगे तो आप डिसीजन नहीं ले सकते हो। सी लैंग्वेज को और एक नाम से जाना गया था, ऑब्जेक्टिव सी। थोड़ा सा डिफरेंस था, हम लोगों ने कोशिश की थी इसके ऊपर पढ़ने की, पर ज्यादा यूजफुल नहीं लगी तो हम लोगों ने इसको छोड़ दिया था। फिर उसके बाद एक पर्ल लैंग्वेज में जरूर हम लोगों ने काम किया था। तो पर्ल लैंग्वेज क्या होती है, इट इज ए टेक्स्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज। पर्ल का मतलब हो जाता है कि आपको इसको टेक्स्ट प्रोसेसिंग इसमें करना है, तो टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए आपको पर्ल लैंग्वेज का कंसेप्ट आ गया था। ओके, नाउ 1901 से 2000, अब देखिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, उसका नाम क्या है, उसका नाम है इंटरनेट। इंटरनेट यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस हो गई थी 94-95 के बाद, आपका ये इंट्रोड्यूस हुआ था इंटरनेट। और उसमें ही एक और इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, दैट इज नोन एज ए विजुअल टेक्नोलॉजी। तो विजुअल टेक्नोलॉजी से बना था विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, इसी एरा में आया था। उसके पहले जो था वो डॉस था, डिस ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, जहां पर हर चीजें कमांड 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 के ऊपर लिखी जाती थी। लेकिन 91 से 2000 में हमारी पूरी चीजें विजुअलाइज कंसेप्ट में हो गई थी, सारा ग्राफिक्स ओरिएंटेड आ गया था। कंप्यूटर में इतनी चैलेंजेस अपॉर्चुनिटी आ गई थी हार्डवेयर में भी, कि सारी चीजें ग्राफिक्स में हमें चेंज करना था।
ओके तो ये विजुअल बेसिक के नाम से जनरेशन हुआ, यानी बेसिक लैंग्वेज आपको मैंने ऊपर बताई थी, वही विजुअल बेसिक के नाम से जनरेट हो गया था। यहाँ पर सारे आपके टूल जो हैं वो विजुअल हो गए थे, यानी कमांड बटन आ गई थी, लेबल आ गया था, टेक्स्ट आ गया था, आपके ड्रॉप ऑन आ गया था, ऐसे बहुत यूजफुल चीजें आ गई। पाइथन जो आप लोगों को बहुत यूजफुल है, तो ये पाइथन 1991 में ही जनरेट हुआ था। इससे आप लोग इतना इंटरेस्टिंग प्रोग्राम बना सकते हो आज की डेट। तो पाइथन मतलब ऐसा हो गया, अगर किसी ने बोल दिया कि मुझे पाइथन में ये 10 प्रोग्राम आते हैं, आपको तुरंत कंपनी उठा लेगी। ठीक है, तो ये याद रखना, आप अपना डेटाबेस बहुत अच्छे से बनाइए, जिसमें आप प्रोजेक्ट है, जितने प्रोग्राम है, ये सब उसको लिस्टिंग करते जाइए, क्योंकि यही इंडस्ट्री में देखा जाता है। उसके बाद मैटलैब के बाद एक आर भी कल्चर आ गया था। आर का भी साइंटिफिक रिसर्च में काम आता है, तो ये आर एक सॉफ्टवेयर है, उसमें हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद देखिए दुनिया बदल गई जावा आने के बाद। जावा आने से पूरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो गई। उसके पहले क्या था, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग होती थी, चाहे सी में करो, चाहे सी प्लस प्लस में करो। यानी क्या दिक्कत थी उसके पहले, जावा के पहले, कि आपने जो प्रोग्राम किया है उसे आपको डेस्कटॉप में ही यूज करना है। आप कहीं से भी बैठ के कहीं पर भी प्रोग्रामिंग का रिजल्ट और आप एप्लीकेशन नहीं बना सकते थे। तो जावा ने इतना अधिक हम लोगों को मोटिवेट किया है कि हम एनीवेयर एनी टाइम एनीथिंग कैन डू बाय द जावा। तो जावा बहुत यूजफुल लैंग्वेज है। उसके बाद आपकी जावा स्क्रिप्ट भी आ गई थी 1995 में ही। तो जावा कोर जावा था और जावा स्क्रिप्ट, यानी कि आपको यूज करना है HTML में। तो HTML में आपको कुछ मतलब डायनेमिक चीजें बनानी है तो HP का यूज कर सकते हैं। इसी में एक चीज आई थी PHP, प्री प्रोसेसर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये आपकी आज भी बहुत यूजफुल है। जावा स्क्रिप्ट भी है, जावा भी है, ये भी आज आपको समझना पड़ेगा, तभी आप नई टेक्नोलॉजी को भी समझ पाओगे। ठीक है ना, नई टेक्नोलॉजी तो एक अलग स्टोरी है, उसका एक अलग पिलर स्टार्ट हो गए सब। तो ये तो कम से कम पुराने हैं, इनको तो आपको समझना पड़ेगा। जितना अच्छा समझ जाओगे आपको फायदा होगा। अब आता है आपका 2001 से 2010 तक। इसमें आपका इंपॉर्टेंट कल्चर आ गया था, C# का कंसेप्ट आ गया था। तो C# में मैक्सिमम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंटीग्रेट कर दिया था, यानी विजुअल बेसिक को भी इंटीग्रेट, C++ को भी इंटीग्रेट, सारी चीजें यहाँ पर इंटीग्रेट, जावा इंटीग्रेट, सारी चीजें इंटीग्रेट हो गई थी यहाँ पे। यानी आप केवल एक ही प्लेटफॉर्म से कोई भी टाइप के प्रोग्राम, उसमें मल्टीपल कंपाइलर हो गए थे, वो सारे काम आप यहाँ पर कर सकते हैं। फिर 2003 में स्काला आ गई थी। स्काला में आपको पता होगा मशीन लर्निंग की प्रोग्रामिंग गजब की होती है। आप इसको कि यार मशीन लर्निंग तो आपको, देखिए जब तक आप थॉट और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं समझोगे बेटा, तब तक क्या है उसके अंदर में एंजॉय नहीं कर सकते। प्रोग्रामिंग इज नथिंग बट एंजॉयमेंट, आपको एंजॉय होना चाहिए। अदरवाइज क्या बहुत बोरिंग काम है कि एक एक चीज को टाइप कर रहे हैं, उसके बाद डीबग कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, बहुत बोर लगता है, बहुत लोगों को इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है। लेकिन अगर इसको हम इंजॉय से करेंगे ना तो बहुत यूजफुल है। ठीक है, इसके बाद में ये और भी सब लैंग्वेजेस इसमें आई थी, तो पर मुझे तो ये सबसे बेस्ट लगी। सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट स्टेज बता दूं मैं आपको, 2011 से अभी तक 2020 तक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या स्टार्ट हुआ, ऐप बनाने का। यहां से इंडस्ट्री शुरू हो गई। ऐप बनाना है तो ऐप कैसे बनाओगे, कॉटलिन में बनाओगे, डार्ट में बनाओगे, शिफ्ट में, ये सारी चीजें ऐप में आपके कंसेप्ट स्टार्ट हो गए। तो जैसे ही आपने 2020 खत्म करोगे तो फिर से एक नई आपको इस तरीके की हिस्ट्री मिल सकती है। तो दिस अबाउट द कंप्लीट इवोल्यूशन ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे बेटा मैं आपको स्टॉप कर रहा हूं और आप अच्छे से इसको पढ़िए, समझिए। और